जोगिंदर मेहता और जानकी देवी गौरी देवी के बड़े बेटे और बहू थे और उनके भी दो बच्चे विहान और पलक थे। घर में साथ ही सुखविंदर उनकी पत्नी बरखा देवी रहते थे। उनके दो बच्चे श्रुति और जतिन थे। यहाँ ये बात साफ थी कि सुखविंदर जोगिंदर मेहता का सगा भाई नहीं था, बल्कि वह तो गौरी देवी यानी दादी जी का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके माता पिता उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चले गए थे। और वे माता पिता दादी जी के एक बेहद खास सहेली के परिवार से थे। इसी वजह से बचपन से ही सुखविंदर को दादी जी ने गोद लिया था, अपने सगे बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। अभी नताशा को हवेली में आए हुए सिर्फ 2 ही दिन बीते थे कि घर में एक तूफान खड़ा हो गया। नताशा अपने कमरे में खिलौनों के साथ खेल रही थी कि अचानक बरखा आंटी तूफान की तरह अंदर आई और नताशा का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे झकझोरा और बोली कि किधर है मेरी बेटी सुरति के सोने की कान की बाली, जल्दी बता वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। नताशा जो पहले ही डरी समी रहती थी, वह बुरी तरह रोने लगी और बोली कि मुझे नहीं पता आंटी, मैंने नहीं ली कोई बाली। बरखा देवी ने उसकी एक ना सुनी, उसे घसीटते हुए बाहर बैठक में ले आई, जहां सब घर वाले मौजूद थे। बरखा देवी ने रोना पीटना शुरू कर दिया और बोली कि दादी जी देखे इस लड़की की करतूत, 2 दिन नहीं हुए इस घर में आए हुए और उसने मेरी सुरति के सोने की बाली चुरा ली। सुरति जो कि 8 साल की थी, उसने भी झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि हाँ दादी जी, मैंने खुद नताशा को अपने कमरे से निकलते देखा था और अब मेरी बाली गायब है। गौरी देवी ने गुस्से से सुरति को देखा और बोली कि झूठ मत बोलो सुरति, ये इतनी सी बच्ची क्या जाने सोने की बाली क्या होती है। जोगिंदर और जानकी ने भी नताशा का पक्ष लिया और जानकी ने नताशा को अपने गले से लगा लिया। बोली कि तुम ये क्या कह रही हो, इतनी सी बच्ची भला क्यों चोरी करेगी। लेकिन बरखा देवी ने आसमान सर पर उठा लिया और बोली कि हाँ हाँ, ये बच्ची सच्ची और आप लोगों की सगी है, झूठी तो मैं और मेरी बेटी है। हमारे साथ इस घर में हमेशा ऐसे ही होता है कि बाहर वालों को तो प्यार दिया जाता है और घर वालों को धुतकारा जाता है। इसी दौरान उसने नताशा के कपड़ों की जेब में हाथ डाला और एक बाली निकालकर सबको दिखाने लगी। बोली कि ये देखिए दादी जी, ये क्या है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की अशुभ और चोर है। नताशा बेचारी को तो पता भी नहीं था कि वो बाली उसकी जेब में कैसे आई। तो बस जोर जोर से रो रही थी और अपनी तोतली जुबान से कह रही थी कि दादी जी मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पता। विहान मेहता जो सीढ़ियों पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में बरखा आंटी ने पहले ही जहर भरना शुरू कर दिया था। बरखा देवी ने विहान मेहता को देखकर कहा, देख लो विहान, तुम जिस लड़की को अपने खिलौने दे रहे थे वह तो तुम्हारे घर की चीजें चुरा रही है। पता नहीं किस गिरे हुए परिवार की है। विहान मेहता के मासूम दिमाग पर इस बात का गहरा असर हुआ और उसने नफरत भरी नजरों से नताशा को देखा। लेकिन पलक जो कि श्रुति की चचेरी बहन और विहान मेहता की छोटी बहन थी, उसने धीरे से विहान मेहता के कान में कहा, भैया श्रुति झूठ बोल रही है। मैंने कल खुद श्रुति को वो बाली सोफे के पीछे छुपाते हुए देखा था। नताशा ने कुछ नहीं चुराया। लेकिन विहान मेहता ने गुस्से से पलक को डांट दिया और बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। आंटी सही कह रही हैं, ये लड़की ही चोर है। उस दिन के बाद विहान मेहता ने नताशा से बात करना और खेलना बिल्कुल छोड़ दिया और बचपन से ही उसके दिमाग में नताशा के लिए एक बिना वजह की नफरत बैठ गई थी। समय बीतने के साथ साथ हवेली का माहौल भी बदलता गया। आज 12 साल के बाद नताशा 18 साल की एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की बन चुकी थी। लेकिन उसका स्वभाव बचपन जैसा ही डरा डरा और सहमा हुआ था। वह सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और बरखा आंटी की कड़वी और चुभने वाली बातें चुपचाप सुनती रहती। विहान मेहता अब एक बहुत ही रौबदार, आकर्षक और सफल व्यापारी बन चुका था। उसका व्यक्तित्व इतना शानदार था, पूरे शहर में उसका नाम चलता था। वह जब हवेली में चलता था तो उसके जूतों की आहट ही सबकी बोलती बंद करवा देती थी। सुखविंदर अंकल और उनका बेटा जतिन विहान मेहता की उस सफलता और रौब से बहुत ज्यादा जलते थे, क्योंकि जतिन एक आवारा और निकम्मा लड़का निकला था जो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता था। सुखविंदर अंकल अक्सर बरखा देवी से कहते थे, देखो बरखा, विहान ने पूरे परिवार में कब्जा कर लिया और हमारा जतिन धक्के खा रहा है। हमें कुछ करना होगा वरना हम तो इस घर में नौकर बनकर रह जाएंगे। जतिन भी मौके की तलाश में रहता, कैसे विहान मेहता को नीचे दिखाएं। लेकिन विहान मेहता की तेज निगाहें और गुस्से के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। नताशा के लिए विहान मेहता की नफरत आज भी वैसी ही थी।
वह जब भी नताशा को देखता उसकी आंखों में एक ठंडापन और गुस्सा होता था। नताशा भी उससे बचकर ही रहती और कभी उसके सामने नहीं आती थी। लेकिन पलक मेहता नताशा की सबसे अच्छी दोस्त थी और वे दोनों एक दूसरे से हर बात साझा करती थी। पलक अक्सर नताशा को समझाती थी, नताशा तुम कब तक आंटी की बातें बर्दाश्त करोगी? तुम्हें अपने लिए बोलना सीखना होगा। लेकिन नताशा हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती और कहती कि पलक, दादी जी ने जो मुझ पर उपकार किया है ना, मैं उसके बदले इस घर का माहौल खराब नहीं कर सकती। तुम जानती हो अगर मैंने पलटकर जवाब दिया तो दादी जी को कितना दुख होगा और मैं उनकी आंखों में अपने लिए कोई शिकायत नहीं देखना चाहती। पलक उसकी ये बात सुनकर ठंडी सांस भरती हुई खामोश हो जाती। आज नताशा का 18वां जन्मदिन था। गौरी देवी ने उस दिन को खास बनाने का फैसला किया था। दादी जी ने सुबह सुबह जानकी देवी से कहा, जानकी आज मेरी नताशा का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ आज शाम घर में एक छोटी सी पार्टी हो और तुम नताशा के लिए वह नई साड़ी निकालना जो मैंने पिछले हफ्ते मंगवाई थी। जानकी देवी ने खुशी खुशी सहमति में सिर हिलाया और बोली कि जी दादी जी, मैं अभी सब प्रबंध करती हूँ। नताशा बच्ची ने तो कभी कोई खुशी देखी ही नहीं। आज कम से कम उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट तो आएगी। श्रुति पास से ही गुजर रही थी। उसने भी दादी जी और जानकी देवी की बात सुन ली। उसके तो पूरे बदन में आग सी लग गई थी और वह पैर पटकती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली कि मम्मी आप देख रही हैं दादी जी को, उस अनाथ के लिए इतनी महंगी साड़ियाँ आ रही हैं और पिछले महीने मेरा जन्मदिन था तो दादी जी ने मुझे सिर्फ एक साधारण वस्त्र दिया था। मैं आज ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं दादी जी की लाई हुई वो साड़ी खुद पहनूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बरका देवी ने कहा कि तू पहन लेना बेटा, इस घर पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उन लोगों का है। और वैसे भी आज शाम को विहान घर पर होगा तो हम ऐसा तमाशा करेंगे कि विहान खुद उस लड़की को अपमानित करेगा। तुम बस वो साड़ी पहनकर तैयार रहना, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। जतिन जो पास ही बैठा था अपने मोबाइल पर खेल खेल रहा था। उसने भी ठहाका लगाया और बोला कि मम्मी आज तो मजा आ जाएगा। मैं भी देखूंगा कि विहान जी कैसे उस अनाथ की बेइज्जती करते हैं। वैसे भी विहान जी को उस लड़की से चिढ़ है और जब उन्हें पता चलेगा कि दादी जी उनके पैसों से उस लड़की के लिए पार्टियां कर रही हैं तो वह घर सिर पर उठा लेंगे। सुखविंदर ने भी अपनी पत्नी को शाबाशी दी और कहा कि बरखा, आज तुमने बहुत सोच समझकर चाल चलनी है। विहान को उस नताशा के खिलाफ इतना भड़का दो कि दादी जी को भी नताशा को इस घर से निकालना पड़ जाए। यहाँ ये बात साफ थी, सुखविंदर जोगिंदर मेहता का सगा भाई नहीं था, बल्कि वह तो गौरी देवी यानी दादी जी का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके माता पिता उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चले गए थे। और वो माता पिता दादी जी के एक बेहद खास सहेली के परिवार से थे। इसी वजह से बचपन से ही सुखविंदर को दादी जी ने गोद लिया हुआ था, अपने सगे बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। शाम के समय हवेली का मुख्य बैठक बहुत खूबसूरती से सजाया गया। दादी जी एक बड़े सोफे पर बैठी थी। उनके साथ जोगिंदर मेहता और जानकी देवी खड़े थे। पलक बड़ी खुशी से केक की सजावट कर रही थी। नताशा जो कि अपने कमरे में तैयार हो रही थी, वह बहुत उदास थी क्योंकि जब वो अपनी नई साड़ी निकालने गई तो अलमारी में वो साड़ी मौजूद ही नहीं थी। उसने मजबूरी में अपनी पुरानी नीले रंग की साड़ी पहन ली जो काफी धुल धुल कर पुरानी हो चुकी थी। वह डरते डरते सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो उसकी सादगी और मासूमियत में भी एक अजीब सा आकर्षक था। दादी जी ने उसे पुराने कपड़ों में देखा तो हैरानी से पूछा, नताशा बेटा, तुमने ये लाल रंग की साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से मंगवाई थी? नताशा ने नजरें झुकाते हुए धीरे से उत्तर दिया, दादी जी, वह साड़ी मुझे अलमारी में नहीं मिली, शायद कहीं और रखी गई होगी। अभी दादी जी कुछ बोलने ही वाली थी कि सुरुचि हंसती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने वही सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने कहा कि दादी जी, आपका लाया हुआ पहनावा मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा आज मैं वही पहन लूं। वैसे भी नताशा को तो ऐसे पुराने कपड़ों की ही आदत है। उस पर ये महंगी साड़ी कहाँ जचनी थी। सुरीति की उस बेशर्मी पर जोगिंदर और जानकी हैरान रह गए, जबकि पलक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गौरी देवी गुस्से से चिल्लाई, श्रुति, ये क्या बदतमीजी है? तुमने नताशा की साड़ी क्यों पहनी? जाकर अभी इसे उतारो। बरखा देवी फौरन आगे बढ़ी और बोली, दादी जी, ये क्यों उतार दे? क्या मेरी बेटी इस घर की कुछ नहीं लगती? आप तो हर समय उस अनाथ को सिर पर बिठाए रखती हैं जो खाती हमारा है और नखरे इतने दिखाती है। नताशा की आंखों में आंसू आ गए
और उसने रोते हुए दादी जी से कहा कि दादी जी, कोई बात नहीं है, श्रुति को पहनने दे, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। विहान मेहता ने अंदर कदम रखते ही कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए। एक भारी और गरजती हुई आवाज पूरे बैठक में गूंजी। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर विहान मेहता खड़ा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक गजब का रोब और गुस्सा था। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अंदर आया। उसकी ठंडी नजरें सीधे नताशा पर टिक गई और नताशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। विहान मेहता ने अपनी माँ जानकी देवी की तरफ देखते हुए कहा कि मम्मी, आप लोगों में से कितनी बार कहा है, घर में ये फालतू के नाटक मत किया करें। इस लड़की के लिए इतने विशेष प्रबंध करने की क्या आवश्यकता है। विहान मेहता के ये शब्द नताशा के दिल पर तीर की तरह लगे। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। बरका आंटी श्रुति खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी, जबकि जतिन के चेहरे पर भी एक हंसी थी। पलक से अपनी सहेली का यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोली कि भैया, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप नताशा के साथ इस तरह बात करें। आज उसका जन्मदिन है और वह कोई फालतू इंसान नहीं है, बल्कि दादी जी की बेटी है। विहान मेहता ने गुस्से से पलक को देखा और बोला कि पलक, तुम अपनी जुबान बंद रखो। तुम नहीं जानती ये लड़की अंदर से कितनी चालाक और चोर है। बचपन से मैं इसकी हरकतें देखते आ रहा हूँ। ये सिर्फ दादी जी को मूर्ख बना सकती है, मुझे नहीं। दादी जी गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, विहान, अपनी सीमा में रहो। तुम नहीं जानते नताशा ने इस घर के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया है। विहान मेहता ने दादी जी की बात को अनसुना करते हुए नताशा की तरफ कदम बढ़ाया और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि तुमने पूरे घर को तो अपने मासूम चेहरे से मूर्ख बना लिया है, लेकिन मुझसे बचकर रहना, क्योंकि जिस दिन तुम मेरी नजरों में पूरी तरह आ गई तो मैं तुम्हारी इस मासूमियत का मुखौटा नोच कर फेंक दूंगा। नताशा विहान मेहता का गुस्सा देखकर घबरा गई थी। विहान मेहता के चले जाने के बाद नताशा वहीं मूर्त बनी खड़ी रह गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि पलक फौरन आगे बढ़ी और उसने नताशा का बाजू पकड़कर उसे सहारा दिया और पूछा कि नताशा, तुम ठीक हो? भैया तो गुस्से में पागल हो गए हैं, तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, चलो मेरे साथ कमरे में चलो। कमरे में आते ही नताशा पलक के गले लगकर सिसक पड़ी और बोली कि पलक, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं। विहान जी तो मुझे देखते ही ऐसे गुस्से में आ जाते हैं जैसे मैंने उनकी कोई बहुत मूल्यवान चीज छीन ली हो। मुझे डर लगता है उनसे, बहुत डर लगता है। पलक ने उसे ढलास बांधते हुए कहा, तुम परेशान मत हो नताशा, दादी जी है ना, वह किसी को तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करने देंगी। और वैसे भी आंटी जानबूझकर भैया के सामने तुम्हारे खिलाफ बातें करती हैं ताकि भैया तुमसे नफरत करें। तुम रोना बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बरखा देवी और श्रुति बैठक में ये सब तमाशा देखकर मन ही मन खुश भी हो रही थी और जल भुन भी रही थी। बरखा देवी ने अपने पति सुखविंदर को कोहनी मारी और बोली कि देखो कैसे ये लड़की मेरी बेटी का अधिकार मारकर दादी जी की लाडली बनी हुई है। आज तो विहान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा या हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। जतिन भी बोला कि मम्मी, आप आदेश करें, मैं उस लड़की को अभी धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। जानकी देवी गुस्से से बोली, भाभी, आपको भगवान का डर नहीं आता? उस बच्ची के जन्मदिन के दिन भी आप लोगों ने उसे रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दादी जी ने कड़े तेवर से बरखा देवी को देखा और बोली कि बरखा, अपने बच्चों को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। आज के बाद कोई इस घर में किसी पर झूठा दोष नहीं लगाएगा। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन नताशा की रात रोते हुए गुजरी। वह सोच रही थी आखिर विहान मेहता उसके कौन से मुखौटे को नोचने की बात कर रहा था। अगले दिन सुबह सुबह बरका देवी श्रुति के कमरे में बैठी गहरी योजना तैयार कर रही थी। श्रुति ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी, आप देख रही हैं दादी जी कैसे उस लड़की का पक्ष लेती हैं। कल रात भी दादी जी ने उसके लिए हम सबकी बेइज्जती कर दी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा दादी जी तो सारी संपत्ति उसके नाम कर देंगी। मेरा विहान से शादी करने का और इस हवेली पर राज करने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। यहाँ ये बात साफ थी, सुखविंदर जोगिंदर मेहता का सगा भाई नहीं था, बल्कि वह तो गौरी देवी यानी दादी जी का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके माता पिता उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चले गए थे और वे माता पिता दादी जी के एक बेहद खास सहेली के परिवार से थे। इसी वजह से बचपन से ही सुखविंदर को दादी जी ने गोद लिया था।
और अपने सगे बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। बरखा देवी ने बहुत चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि मूर्ख लड़की, तू क्यों परेशान होती है? तेरा भाई जतिन तो किसी काम का नहीं है, आवारागर्दी से उसे फुर्सत नहीं है, और तेरे पापा को भी दादी जी घास नहीं डालती। अब तू ही है जो इस घर पर हमारी हुकूमत कायम कर सकती है, और वह भी सिर्फ बिहान मेहता से शादी करके, क्योंकि सारी धन दौलत और व्यापार तो बिहान के पास ही है। सुरती ने मायूसी से कहा, लेकिन मम्मी, विहान तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और दादी जी को तो लगता है उस नताशा को विहान के गले मरने के चक्कर में है, ताकि वह हमेशा इस हवेली में उनकी आंखों के आगे मंडराती रहे। बरका देवी ने गहरी सांस ली और बोली, इसलिए तो मैंने कमाल की योजना सोची है। हम उस नताशा को ऐसा बदनाम करेंगे, विहान खुद उसे धक्के मारकर निकालेगा, और दादी जी भी उसका मनहूस मुंह नहीं देखना चाहेंगी। सुरती ने हैरानी से पूछा, वो कैसे मम्मी? बरका देवी ने उसके कान के करीब होकर फुसफुसाया, और फिर दोनों बड़ी चालाकी से हंसने लगी। रात के 12 बज चुके थे। हवेली में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। नताशा अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, जब अचानक बरखा आंटी ने आकर उसे झकझोर कर उठाया और बोली, नताशा जल्दी उठ, दादी की दवाई विहान के कमरे में रह गई है, और दादी जी को छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी जाकर साइड टेबल से दवाई लेकर आ। नताशा नींद से बड़बड़ा उठी और घबरा कर बोली, आंटी, मैं विहान जी के कमरे में कैसे जाऊं? वे तो सो रहे होंगे। बरखा देवी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, बकवास मत करो, वह अभी तक घर नहीं आया है, तो जल्दी जाकर दवाई लेकर आ, वरना दादी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। नताशा बेचारी दादी जी की बीमारी का सुनकर बुरी तरह घबरा गई। जल्दी से अपना पल्लू ओढ़कर विहान के कमरे की तरफ भाग गई। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ स्नान घर की बत्ती जल रही थी। फव्वारे से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। नताशा जल्दी से बिस्तर के पास गई, अंधेरे में मेज पर दवाई ढूंढने लगी, लेकिन वहां कोई दवाई ही नहीं थी। इतने में उसने पीछे दरवाजा बंद होने की और जोर से कुंडी लगाने की आवाज सुनी। वह घबराकर पलटी और दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद हो चुका था। आंटी जी, दरवाजा खोले, आपने कुंडी क्यों लगा दी? नताशा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ताकि विहान सुन ले। बाहर श्रुति और बरखा देवी खड़ी हंस रही थी, और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। स्नान घर का दरवाजा खुला और विहान मेहता तौलिए से अपने गीले बाल सुखाता हुआ बाहर आया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने अपने बिस्तर के पास एक लड़की की परछाई देखी, तो वह चौंक गया और बोला, कौन है वहां? विहान मेहता की भारी और रोबदार आवाज सुनकर नताशा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। विहान मेहता ने जल्दी से कमरे की बत्ती जलाई, और सामने नताशा को खड़े देखकर उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नताशा ने डरते हुए कहा कि विहान जी, वो मैं दादी जी की दवाई लेने आई थी। आंटी ने कहा था कि दवाई यहाँ है। नताशा का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। विहान मेहता गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, कौन सी दवाई? झूठ मत बोलो। दादी जी की दवाई मेरे कमरे में क्यों होगी भला? तुम जानबूझकर रात के इस समय मेरे कमरे में आई हो, ताकि मुझे फंसा सको? विहान की पकड़ इतनी सख्त थी कि नताशा की कलाई में दर्द होने लगा। उसने रोते हुए कहा कि भगवान की सौगंध विहान जी, मुझे आंटी जी ने भेजा था। अब किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। कृपया मुझे जाने दे। विहान मेहता ने एक झटके से उसे दीवार के साथ लगाया। अपने दोनों हाथ उसके सिर के दोनों तरफ दीवार पर रखकर उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। विहान के गीले बालों से पानी की बूंदें गिरकर नताशा के चेहरे पर पड़ रही थी। विहान की गर्म सांसें नताशा के चेहरे को छू रही थी। विहान ने कहा कि तुम बहुत मासूम बनने का नाटक करती हो ना, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। तुम यहाँ भी कुछ चुराने आई हो ना, या मुझ पर कोई गंदा आरोप लगाना चाहती हो? तुम इतनी चालाक निकलोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। नताशा विहान के इन बिना वजह के आरोपों पर बुरी तरह रो पड़ी, और उसने अपने दोनों हाथ विहान के चौड़े सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने का प्रयास किया और रोते हुए बोली, विहान जी, कृपया मुझ पर ऐसा गंदा आरोप मत लगाइए। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगी। मुझे जाने दे। लेकिन विहान मेहता उसके नाजुक हाथ पकड़कर दीवार के साथ लगा चुका था। उसके चेहरे के करीब होकर बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है। आज मैं तुम्हारे ये मासूमियत का नाटक हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूँ।
ताकि तुम किसी को मुंह दिखाने के योग्य ही ना रहो। नताशा ने डर से आंखें बंद कर ली और जोर से चीखी, पलक, दादी जी मुझे बचाइए। उसी समय गलियारे में बरखा देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मम्मी जी, सुखविंदर, जानकी, जल्दी आओ, देखो इस लड़की के कारनामों को। मैं तो पहले ही कहती थी ये बुरे चरित्र वाली है। यहाँ ये बात भी साफ थी, सुखविंदर जोगिंदर मेहता का सगा भाई नहीं था, बल्कि वह तो गौरी देवी यानी दादी जी का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके माता पिता उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चले गए थे। और वे माता पिता दादी जी की एक बेहद खास सहेली के परिवार से थे। इसी वजह से बचपन से ही सुखविंदर को दादी जी ने गोद लिया हुआ था, अपने सगे बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। जल्दी आओ सब यहाँ। बरखा देवी की चीख पुकार सुनकर गौरी देवी, जोगिंदर मेहता, जानकी देवी, सुखविंदर, जतिन और पलक सब भागते हुए विहान के कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। दादी जी ने गुस्से में पूछा, क्या बकवास कर रही हो तुम बरखा? आधी रात को ये क्या तूफान खड़ा किया हुआ है? बरखा देवी ने छाती पीटते हुए कहा कि दादी जी, आप खुद देख ले, आपकी लाडली नताशा विहान के कमरे में है। मैंने खुद उसे चुपके से अंदर जाते हुए देखा और बाहर से फिर मैंने कुंडी लगा दी ताकि सबको उसका असली चेहरा दिखा सकूं। पलक ने कहा कि आंटी आप झूठ बोल रही हैं, नताशा ऐसी लड़की नहीं है। जतिन ने जल्दी से कुंडी खोली और दरवाजा धड़ाम से खुला तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। विहान मेहता नताशा को दीवार के साथ लगाए खड़ा था। नताशा बुरी तरह से रो रही थी। दादी जी ने ये दृश्य देखा तो उनके कदम लड़खड़ा गए। जानकी देवी ने जल्दी से आगे बढ़कर नताशा को विहान से अलग किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पूछा कि नताशा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नताशा के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, वह बस हिचकियां ले रही थी। बरखा देवी ने ताली बजाते हुए कहा कि देख लिया दादी जी उसका चरित्र, वह विहान को फंसाने आई थी, इसे अभी और इसी समय इस घर से निकाले। सुखविंदर ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया और बोला कि हाँ माँ, इस बुरे चरित्र वाली लड़की को अब एक पल भी इस हवेली में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ ये बात साफ थी, सुखविंदर जोगिंदर मेहता का सगा भाई नहीं था, बल्कि वह तो गौरी देवी यानी दादी जी का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके माता पिता उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चले गए थे। और वे माता पिता दादी जी के बेहद खास सहेली के परिवार से थे। इसी वजह से बचपन से ही सुखविंदर को दादी जी ने गोद लिया हुआ था, अपने सगे बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। विहान मेहता अत्यधिक गुस्से में था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि बस करें आप सब, ये लड़की खुद मेरे कमरे में आई है, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, इसे निकाले यहाँ से। लेकिन गौरी देवी जो गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर इतनी जोर से मारते हुए बोली कि सब शांत हो गए और बोली कि शांत हो जाओ तुम सब, मैं जानती हूँ नताशा का चरित्र कैसा है और तुम लोगों ने उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र किया है। आज इस बच्ची की प्रतिष्ठा पर बात आई है तो अब इसका फैसला मैं करूंगी। कल सुबह विहान मेहता और नताशा की शादी होगी। दादी जी का ये निर्णय सुनते ही बरखा देवी, श्रुति और जतिन के चेहरों का रंग उड़ गया, जबकि विहान मेहता गहरे धक्के में दादी जी को देखने लगा और बोला, ये कैसा फैसला है दादी जी, मैं इस लड़की से कभी विवाह नहीं करूंगा। गौरी देवी ने उंगली उठाकर विहान मेहता की तरफ संकेत किया और बोली, अगर तुमने सुबह शादी ना की तो मैं तुम्हें अपनी समस्त संपत्ति से बेदखल कर दूंगी और ये हवेली नताशा के नाम करके इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। विहान मेहता ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और उसने जोर से अपने कमरे का कांच तोड़ दिया। विहान मेहता के कमरे का कांच टूटने की आवाज पूरे घर में गूंजी थी, लेकिन दादी जी के फैसले के सामने किसी की एक न चली। नताशा पलक के गले लगकर जोरदार रोने लगी। अगले ही दिन हवेली में एक अजीब सी शांति और तनाव के बीच शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बरखा आंटी और श्रुति तो जैसे पागल हो गई थी। श्रुति ने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया और रो रो कर बुरा हाल कर लिया था और बोली कि मम्मी, आपने तो कहा था ये लड़की इस घर से चली जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा विहान जी की पत्नी बनने जा रही है। मेरी तो सारी जिंदगी नष्ट हो गई है। बरखा देवी ने गुस्से से अपने हाथ मलते हुए कहा, तू चुप कर श्रुति, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। दादी जी ने जबरदस्ती शादी करवा तो दी, लेकिन विहान उस लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो देखना, आज रात ही विहान उसको मार पीट कर कमरे से बाहर निकालेगा और तब मैं दादी जी से कहूंगी कि देखें आपकी जिद ने विहान का क्या हाल कर दिया। दूसरी तरफ नताशा अपने कमरे में दुल्हन के लाल रंग की साड़ी के जोड़े में सजी हुई मूरत बनी बैठी थी। पलक उसके पास बैठी उसे ढाढ़स बांध रही थी और बोली कि नताशा, तुम रोना बंद करो,
जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दादी जी ने जो फैसला किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। नताशा ने रोते हुए पलक को देखा और बोली कि पलक, तुम जानती हो विहान जी मुझसे कितनी नफरत करते हैं। मुझे इस घर का धन या संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। और विहान जी तो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे कभी अपनी पत्नी के रूप में अपनाएंगे नहीं। पलक ने उसे गले लगा लिया और बोली कि पागल मत बनो। भैया गुस्से के तेज जरूर हैं, लेकिन वह निर्दय नहीं है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुख्य बैठक में पंडित जी आ चुके थे। शादी की पवित्र सामग्री जैसे अक्षत, सिंदूर, फल फूल और कलावा मंडप में सजाए जा चुके थे। विहान मेहता अत्यधिक गुस्से में सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और वह किसी की तरफ नहीं देख रहा था। सुखविंदर और जतिन दूर खड़े इस तमाशे का आनंद ले रहे थे। जतिन ने अपने पिता के कान में कहा कि पापा, आज तो कमाल हो गया। विहान जी की सारी अकड़ इस लड़की के कदमों में आकर गिर गई। अब तो हवेली की सारी शांति नष्ट होगी। सुखविंदर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हाँ जतिन, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विहान का गुस्सा ही उस लड़की को खा जाएगा। जोगिंदर मेहता और जानकी देवी कुछ परेशान थे। जानकी देवी ने अपने पति से कहा कि जोगिंदर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे विहान की जिंदगी नष्ट हो जाएगी। वह उस लड़की को कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं उसे जानती हूँ, वह उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। ये विहान और नताशा दोनों के लिए सही नहीं है। जोगिंदर ने बेबसी से कहा कि जानकी, हम माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकते, बस प्रार्थना करो ईश्वर सब कुछ ठीक करे। पंडित जी ने विवाह के मंत्र पढ़ना और फेरों की विधि शुरू की और शादी के सारे कार्यक्रम शुरू हो गए। फेरे हुए, सिंदूरदान हुआ और दादी जी ने पहले ही पक्का इंतजाम कर लिया था। कागजी शादी भी करवाई थी। गुस्से से कलम पकड़ा और विवाह के प्रमाण पत्र पर इतनी जोर से हस्ताक्षर किए कि कागज फटते फटते बचा। वहीं पर नताशा सिसकियों से रो रही थी। दादी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मेरी बच्ची रो मत, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी और प्रतिष्ठा हो। नताशा ने हिचकियां लेते हुए कांपती आवाज में कहा, दादी जी, विहान मुझे कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी के साथ वह एक ऐसे रिश्ते में बंध गई जिसकी नींव एक नफरत और गलत फहमी पर रखी गई थी। शाम ढल चुकी थी। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। शादी के बाद कोई रीति रिवाज या रस्म नहीं हुई थी, क्योंकि विहान मेहता ने सख्ती से मना कर दिया था। नताशा को विहान मेहता के कमरे में भेजने का समय आ गया था। पलक नताशा को लेकर कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक गलियारे में जतिन ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने नताशा को घूरते हुए कहा, वाह भाभी जी, आपने तो सीधा विहान जी के कमरे तक का रास्ता बना लिया। लेकिन तुम क्या समझती हो, तुम इस हवेली पर राज करोगी? पलक ने गुस्से से कहा, जतिन भैया, रास्ता छोड़ो और अपनी बकवास बंद करें। आपको कोई अधिकार नहीं है नताशा से ऐसे बात करने का। जतिन ने ठहाका लगाया और बोला कि पलक, तुम नहीं जानती ये लड़की कितनी चालाक है। और नताशा, तुम ये मत समझना दादी जी तुम पर कोई उपकार कर रही हैं, वह तो वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रही हैं। उनको तुमसे कोई प्रेम नहीं है। नताशा ये सुनकर बोली कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जतिन, मुझे जाने दो। जतिन ने हंसते हुए रास्ता छोड़ दिया और बोला कि समय आने पर सब पता चल जाएगा, फिलहाल तुम आज की रात बिताकर दिखाओ। पलक ने नताशा का हाथ खींचा और उसे विहान के कमरे तक ले आई और बोली कि नताशा, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सब चालबाज हैं। तुम बस हिम्मत रखना और भैया के गुस्से के सामने शांत रहना। वह गौरी देवी यानी दादी जी की जिद का परिणाम थी, एक ऐसी दुल्हन जिसे विहान मेहता ने मन से स्वीकार नहीं किया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही नताशा ने देखा कि विहान मेहता खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने घूमकर नताशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पागलपन सा नाच रहा था। उसने सिगरेट को कचरा पात्र में मसला, लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ नताशा के बिल्कुल करीब आ गया। नताशा डर के मारे दीवार से सट गई। विहान मेहता ने अत्यधिक नफरत से उसे देखा और बोला, सुनो नताशा, अपना ये चेहरा मेरे सामने मत लाना। तुमने जो खेल खेला है ना, उसकी सजा तुम्हें इसी कमरे में मिलेगी। चुपचाप इस कमरे के कोने में कालीन पर पड़ी रहो। खबरदार जो मेरे बिस्तर की तरफ आंख उठाकर देखा भी, कुछ बोलने या प्रयास भी किया तो। और ये कहकर उसने कमरे की बत्ती बुझा दी, जिससे वहां घना अंधेरा छा गया। 18 साल की वह मासूम लड़की दुल्हन की भारी साड़ी के जोड़े में वहीं फर्श पर सिमट कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस अपराध की सजा भुगत रही है।
लेकिन वह शान से अपने घुटनों में सिर दिए नींद की गोद में जाने का प्रयास करने लगी, जबकि विहान मेहता बिस्तर पर लेटा गुस्से से करवटें बदल रहा था। उसके अहंकार को जो ठेस पहुंची थी वह उसे सोने नहीं दे रही थी। आधी रात का समय था और कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ वातानुकूल यंत्र की हल्की आवाज आ रही थी। अचानक अंधेरे में नताशा को अनुभव हुआ कोई चीज उसके बाजू में रेंग रही है। वह नींद में थी, इसलिए उसने हाथ मारकर उसे हटाना चाहा, लेकिन वह चीज मोटी और ठंडी थी। जब वह उसके गले की तरफ बढ़ी थी, नताशा की आंख खुली और उसकी सांस वहीं अटक गई। उसने अंधेरे में टटोल कर देखा तो वह एक बहुत बड़ा कॉकरोच उसकी साड़ी के पल्लू में रेंग रहा था। नताशा के गले से एक डरावनी चीख निकली और वह एकदम उछलकर खड़ी हुई। वह इतनी भयभीत थी कि उसे कुछ समझ ही ना आया। वह अंधेरे में सीधे विहान मेहता के सीने से जा छुपी और रोते हुए बोली, मुझे बचा ले विहान जी, कृपया, वह कॉकरोच है, मुझे बचाइए कृपया। नताशा बुरी तरह रो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से विहान मेहता की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। उसकी हाँफती हुई धड़कनें विहान मेहता की छाती से बुरी तरह टकरा रही थी। विहान मेहता, जो कच्ची नींद में था, इस अचानक हलचल से हड़बड़ाकर उठा। उसने गुस्से से नताशा के दोनों बाजू पकड़े और बोला कि क्या बदतमीजी है, ये मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे करीब मत आना। लेकिन नताशा डर के मारे और ज्यादा विहान मेहता के सीने से चिपक गई। बोली कि नहीं, कृपया, वहां फर्श पर बहुत बड़ा कॉकरोच है, मुझे डर लगता है, मुझे नीचे मत भेजिए। नताशा के लगातार विरोध और उसकी हाँफती हुई धड़कनों ने विहान मेहता के सुकून में आग लगा दी थी। कमरे के घने अंधेरे में नताशा का कोमल नाजुक शरीर विहान मेहता की धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। नताशा की सांसों की गर्मी विहान मेहता की गर्दन पर पड़ रही थी और उसका शरीर विहान की बाहों में बुरी तरह कांप रहा था। विहान मेहता का गुस्सा अचानक एक अजीब से पागलपन में बदलने लगा। विहान मेहता ने अपना चेहरा नताशा के चेहरे के बिल्कुल करीब किया और बोला कि अगर तुमने मुझे यूं ही जकड़े रखा तो याद रखना, वह कॉकरोच तो शायद तुम्हारे ऊपर ना चढ़े, पर मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। लेकिन डर की वजह से वह अब भी उसके सीने से लगी हुई थी, जिसे विहान मेहता की धड़कनें अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपना एक हाथ नताशा की कमर के चारों तरफ लपेटा और उसे एक झटके से अपने नीचे दबा लिया, जिससे नताशा की सांस रुक गई। उसने घबराकर विहान मेहता को कंधों से पकड़ लिया, मिन्नत करते हुए बोली कि विहान जी, कृपया मुझे छोड़ें। लेकिन विहान मेहता कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। नताशा की नजदीकी ने उसके अंदर सोए हुए तूफान को जगा दिया था और वह अपनी सारी तीव्रता उस मासूम पर लुटाने लगा। उसने नताशा के होठों को उंगलियों से सहलाया और फिर बूंद बूंद उन्हें पीने लगा था। उसकी धड़कनों को दबाया। नताशा के पास विहान मेहता की उस तीव्रता को खामोशी से सहने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की किरणें कमरे में दाखिल हुई, नताशा की आंख खुली तो वह बिस्तर पर अकेली थी। विहान मेहता स्नान घर में था। नताशा ने जल्दी से उठकर अपने बिखरे हुए बाल समेटे और अपनी लाल रंग की साड़ी को दुरुस्त किया। उसका पूरा शरीर रात की तीव्रताओं से दुख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शर्मिंदगी और डर था। स्नान घर का दरवाजा खुला और विहान मेहता तैयार होकर बाहर आया। विहान मेहता की आंखों में रात वाली कोई जुनूनी स्थिति नहीं थी, बल्कि ठंडापन और गुस्सा था। उसने कड़क आवाज में कहा, ये मत समझना कि रात को जो कुछ हुआ उसके बाद तुम मेरी पत्नी बन गई हो। तुम अब भी मेरे लिए बोझ हो और मजबूरी में हो, और इस घर में तुम्हारी हैसियत एक फालतू इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए चुपचाप तैयार होकर नीचे आओ, क्योंकि दादी जी बुला रही हैं। और खबरदार, जो रात की किसी भी बात का घमंड अपने दिमाग में पाला। विहान मेहता ये चेतावनी देकर कमरे से बाहर निकल गया। विहान मेहता के कमरे से बाहर निकलते ही नताशा वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। खुद से पूछने लगी, किस अपराध की सजा मिल रही है मुझे। वह रो रही थी कि दरवाजा खुला और पलक मेहता तेजी से अंदर आई। नताशा की हालत देखकर वह घबरा गई और पूछने लगी, नताशा क्या हुआ, भैया ने कुछ कहा है क्या, तुम रो क्यों रही हो। नताशा ने हिचकियां लेते हुए कहा कि पलक, विहान जी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ, और रात को जो कुछ हुआ वह सिर्फ उनका गुस्सा था। वह मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेंगे। पलक ने गुस्से से कहा कि भैया बिना बिल्कुल पागल हो गए हैं, तुम चिंता मत करो नताशा, मैं जानती हूँ भैया अंदर से बहुत कोमल दिल के हैं। वह बस आंटी की बातों में आकर तुमसे दूर भागते हैं। तुम देखना, एक दिन वह खुद तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। इतने में जानकी देवी भी कमरे में आ गई और नताशा को रोते देखकर
उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने नताशा का माथा चूमा और बोली कि मेरी बच्ची, तुम विहान की बातों को दिल पर मत लिया करो। वह बचपन से ही जिद्दी, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि उसके दिल में क्या है। तुम बस धैर्य रखो और उसे थोड़ा समय दो, वह खुद तुम्हारे प्रेम में बन जाएगा। नताशा ने आंसू साफ करते हुए कहा, आंटी जी, मैंने तो कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं, फिर वो मुझे इतनी पीड़ा क्यों देते हैं। जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम मुझे चाची नहीं बल्कि माँ कहोगी, और तुम देखना मैं विहान का दिमाग कैसे ठिकाने लगाती हूँ। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, क्योंकि दादी जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। शाम का समय था और नताशा रसोई में दादी जी के लिए चाय बना रही थी कि अचानक विहान मेहता रसोई में गया। वह कार्यालय से वापस आया था, उसे पानी चाहिए था। नताशा उसे देखकर घबरा गई, जल्दी से पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी कोहनी पट्टी पर रखे कांच के जग से टकरा गई और जग जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। नताशा को लगा कि अब विहान मेहता उस पर चिल्लाएगा, लेकिन विहान मेहता ने गुस्से से चीखने के स्थान पर जल्दी से आगे बढ़कर नताशा का बाजू पकड़ा और उसे पीछे खींचा और बोला कि पागल हो गई हो क्या, देखकर नहीं चल सकती, कांच चुप जाता तो क्या होता। विहान की आवाज में चिंता थी। नताशा हैरानी से उसे देखने लगी, हकलाते हुए बोली कि विहान जी, वो मैं आपको देखकर डर गई थी। विहान मेहता ने उसका बाजू छोड़ा और बोला, मैं कोई भूत हूँ जो मुझे देखकर डर गई हो। और ये विहान जी कहना बंद करो, मुझे जहर लगता है ये शब्द। नताशा ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, तो फिर क्या कहूँ, आपने ही तो कहा था कि मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ। विहान ने कहा कि मैंने जो भी कहा था, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि तुम मुझे विहान जी कहो। आज के बाद मुझे मेरे नाम से बुलाना, समझे। नताशा की धड़कनें तेज हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। विहान मेहता पानी पीकर रसोई से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ बरखा आंटी के कमरे में एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही थी। बरखा देवी ने दरवाजा बंद किया और सुरुचि जतिन सुखविंदर के सामने खड़ी होकर बोली कि देखो तुम सब, दादी जी ने सारी संपत्ति, इस हवेली का सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखा हुआ है, और अब वह उस अनाथ को विहान के गले बांधकर उसे हवेली की मालकिन बनाना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। श्रुति ने कहा कि मम्मी, आप सिर्फ बातें करती हैं। विहान तो उस नताशा के करीब होता जा रहा है। आज सुबह ही पलक बता रही थी कि रात को विहान ने नताशा को फर्श पर नहीं बल्कि अपने साथ बिस्तर पर सुलाया था। यह सुनकर बरखा देवी के पूरे बदन में आग लग गई थी। उसने गुस्से से कहा कि बकवास बंद कर सुरती, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी तो आज रात के बाद विहान उस लड़की की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। सुखविंदर ने परेशानी से पूछा था, तुम ऐसा क्या करने वाली हो बरखा। बरखा देवी ने अपनी अलमारी से एक फाइल निकाली और एक पत्र निकालकर उसको दिखाया और बोली कि ये दादी जी की तिजोरी से मिले हैं। संपत्ति के असली कागजात हैं जो मैंने कल रात चुराए थे, और ये पत्र मैंने खुद सुरुचि से लिखवाया है, जिसमें नताशा की तरफ से जतिन को लिखा गया है कि मैं ये कागज लेकर उसके साथ भागना चाहती हूँ। जतिन ने ठहाका लगाया और बोला कि वाह मम्मी, आपका दिमाग तो कमाल है। जब ये कागजात और पत्र नताशा के कमरे से मिलेंगे तो विहान जी तो उसे जान से मार देंगे। बरखा देवी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल, हम ये सब आज रात ही करेंगे। जब सब मुख्य बैठक में होंगे, मैं ये कागजात उसके बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपा दूंगी और फिर सबके सामने ऐसा तमाशा करूंगी कि दादी जी को भी उस बुरे चरित्र वाली लड़की को घर से निकालना पड़ेगा। रात के भोजन के बाद सब लोग बैठक में बैठे थे। दादी जी सोफे पर बैठी ईश्वर का नाम जाप कर रही थी। पलक नताशा को चुटकुले सुनाकर हंसा रही थी। विहान मेहता भी पास ही बैठा अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार नताशा के मुस्कुराते चेहरे पर जाकर टिकती थी। नताशा जब हंसती तो उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे विहान मेहता को बहुत सुंदर लग रहे थे। अचानक बैठक का दरवाजा जोर से खुला और बरखा आंटी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे श्रुति और सुखविंदर भी थे। बरखा देवी ने रोते हुए अपना पल्लू सिर से उतारा और दादी जी के कदमों में बैठ गई और बोली कि दादी जी, अनर्थ हो गया। हम जिस सांप को इस घर में पाल रहे थे वे तो हमें ही डसने वाला था। दादी जी ने गुस्से से अपनी माला रोकी और बोली, अब क्या बकवास कर रही हो बरखा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। बरखा देवी ने खड़े होकर नताशा की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाती हुई बोली कि इस अनाथ लड़की ने आपकी तिजोरी से संपत्ति के कागज चुराए हैं और ये जतिन के साथ भागने की योजना बना रही थी। ये देखिए, ये पत्र जो उसने जतिन को लिखा है। बरखा देवी ने वो पत्र दादी जी के सामने फेंक दिया, जिससे बैठक में एकदम सन्नाटा छा गया। नताशा के तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई।
उसने सदमे से दादी जी को देखा और बोली कि दादी जी ये सब झूठ है। मैंने कोई कागजात नहीं चुराए और ना ही मैंने कोई पत्र लिखा है। पलक ने भी आगे बढ़कर कहा कि आंटी जी आप झूठ बोल रही हैं, नताशा ऐसे नहीं है। जतिन की चालाकी से बोला कि दादी जी मैं तो खुद उस लड़की से तंग आ चुका हूँ, ये रोज मुझे रात को संदेश भेजती है कि मुझे यहाँ से लेकर चलो। कल रात भी ये मेरे कमरे में थी। जानकी देवी गुस्से से आगे बढ़ी। यहाँ ये बात भी बिल्कुल साफ थी कि सुखविंदर जोगिंदर मेहता का सगा भाई नहीं था, बल्कि वह तो गौरी देवी यानी दादी जी का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके माता पिता उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चले गए थे। और वे माता पिता दादी जी के एक बेहद खास सहेली के परिवार से थे। इसी वजह से बचपन से ही सुखविंदर को दादी जी ने गोद लिया था और अपने सगे बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। बकवास बंद करो जतिन, तुम मेरी बहू पर आरोप लगा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? विहान मेहता जब तक शांत खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। उसका खून खौलने लगा। उसने एकदम आगे बढ़कर जतिन का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से दीवार के साथ दे मारा, जिससे जतिन की चीख निकल गई। विहान मेहता ने अत्यधिक गुस्से और गरजती हुई आवाज में कहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई नताशा के बारे में ये बकवास करने की? सुखविंदर ने घबराकर कहा कि विहान तुम क्या कर रहे हो? जतिन सच कह रहा है, तुम खुद जाकर उस लड़की के कमरे में जांच कर लो, वह कागजात वहीं मिलेंगे। विहान मेहता ने जतिन को छोड़ा और बरखा आंटी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला कि आंटी जी आपको क्या लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ क्या जो आपकी इन साजिशों को नहीं समझता? जिस पत्र की आप बात कर रही हैं उसकी लिखावट श्रुति की है, नताशा की नहीं है। और जो कागज आपने उसके कमरे में छुपाए हैं वो मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि मैंने कल रात आपको दादी जी के कमरे से निकलते हुए देखा था। बरखा देवी सुखविंदर के होश उड़ गए। उनके चेहरों का रंग उड़ने लगा। दादी जी अपनी जगह से उठी और उन्होंने आगे बढ़कर बरखा देवी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा बैठक गूंज उठा। दादी जी चिल्लाई कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर यह गंदा आरोप लगाने की? तुम समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता? मैं जानती हूँ तुम लोग इस हवेली और संपत्ति के भूखे हो। दादी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूरे घर वालों की तरफ देखते हुए कहा कि तुम सब सुनना चाहते हो ना कि मैं इस लड़की को इतनी महत्व क्यों देती हूँ? तो आज सुन लो सब। दादी जी ने रोते हुए नताशा का हाथ पकड़ा और बोली, ये नताशा मेरे लिए कोई अनाथ बच्ची नहीं है जिस पर मैंने कोई उपकार किया है, बल्कि वो बच्ची है जिसकी मैं सारी जिंदगी अपराधी रहूंगी। ये सुनकर सब हैरानी से दादी जी को देखने लगे। विहान मेहता ने भी परेशानी से पूछा, दादी जी आप क्या कह रही हैं? दादी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि विहान, आज से 13 साल पहले जिस रात नताशा के माता पिता की दुर्घटना हुई थी, वह दुर्घटना किसी और की गाड़ी से नहीं बल्कि मेरी गाड़ी से हुई थी। मैंने भूल से उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिससे वह उसी समय समाप्त हो गए। मैं उसी पछतावे की आग में आज तक जल रही हूँ। इसलिए मैं इस बच्ची को इस हवेली में लाई थी ताकि अपने पाप का पश्चाताप कर सकूं। मैं इस भूल को ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन ये पछतावा सारी जिंदगी रहेगा। दादी जी के उस स्वीकारनामे पर सब पर सन्नाटा छा गया। नताशा सदमे से पीछे हटी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला को वो देवी समझती थी वही उसके माता पिता की मृत्यु का कारण थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। विहान मेहता ने जल्दी से बढ़कर नताशा को संभाला। दादी जी ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए और बोली, नताशा बेटा मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें अपनी बेटियों से बढ़कर प्रेम दिया है ताकि मेरा परलोक सुधर सके, और आज मैं ये निर्णय करती हूँ कि मेरे हिस्से की संपत्ति और धन आज से नताशा के नाम है। तुम सब कान खोल कर सुन लो। बरखा देवी और सुखविंदर के तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। बरखा देवी चिल्लाती हुई बोली कि दादी जी ये आप क्या कह रही हैं? हमारे बच्चों का अधिकार आप कैसे दे सकती हैं? जोगिंदर मेहता ने आगे बढ़कर सुखविंदर का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, शर्म करो तुम लोग। माँ ने इतना बड़ा बोझ अपने सीने पर रखा है और तुम लोग संपत्ति के पीछे उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद इस हवेली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। विहान मेहता ने भी रक्षकों को आवाज दी और जतिन को कॉलर से पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाया। बोला कि तुम जैसे घटिया इंसान की इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों ने मेरी पत्नी पर जो आरोप लगाया है उसकी सजा यही है कि तुम लोग सारी जिंदगी सड़कों पर धक्के खाओ। बरखा देवी, श्रुति और जतिन, सुखविंदर को उसी समय हवेली से निकाल दिया गया। उनका घमंड और लालच उन्हीं के गले में पड़ गया था। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ थी कि सुखविंदर जोगिंदर मेहता का सगा भाई नहीं था,
बल्कि वह तो गौरी देवी यानी दादी जी का गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके माता पिता उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चले गए थे और वे माता पिता दादी जी के एक बेहद खास सहेली के परिवार से थे। इसी वजह से बचपन से ही सुखविंदर को दादी जी ने गोद लिया था और अपने सगे बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। पलक और जानकी देवी ने रोती हुई नताशा को गले लगाया। दादी जी भी उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। नताशा ने रोते हुए दादी जी को उठाया, उनके गले लग गई और बोली कि दादी जी, जो हुआ वो भगवान की इच्छा थी। आपने मुझे माँ बनकर पाला, मुझे इतना प्रेम दिया कि मैं आपको कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ। मैंने आपको क्षमा किया। आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। रात काफी बीत चुकी थी। हवेली का माहौल अब पूरी तरह शांत हो गया था। नताशा अपने कमरे पर बिस्तर पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे। वह आज बहुत हल्का अनुभव कर रही थी, जैसे सालों का कोई बोझ उतर गया हो। दरवाजा खुला और विहान मेहता कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया, चलकर नताशा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। विहान ने नताशा के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें चूमते हुए अत्यधिक कोमल शब्दों में बोला कि मुझे क्षमा कर दो नताशा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हारी मासूमियत और बरखा आंटी की चालाकियों को नहीं समझ सका, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। नताशा ने नजरें झुका ली और बोली, आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। विहान, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती। विहान मुस्कुराया और उसने नताशा को बाहों में पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया। उसका चेहरा नताशा के चेहरे के इतना करीब था कि उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। विहान ने शरारत से उसकी नाक पर चुटकी काटी। बोला कि वैसे आज तुमने मुझे विहान जी नहीं कहा ना? नताशा बोली कि आप ही ने तो मना किया था। विहान ने मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर किया। उसकी नसीली आंखों में धीरे से फुसफुसाया, तो फिर क्या कहोगी, मुझे बताओ। नताशा की सांसें विहान की नजदीकी पर अटक सी गई। उसने कांपते होठों से बहुत मुश्किल से कहा, विहान। विहान मेहता ने गहरी सांस ली और नताशा की नाजुक कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। उसने नताशा को एक झटके से अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। विहान मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगा तो नताशा ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली और उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। विहान उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, अब तो तुम मेरी पूरी तरह से हो चुकी हो, फिर ये शर्म कैसी मेरी जान। नताशा का दिल उस शब्द पर मेरी जान पर जोर से धड़का। वह दिल ही दिल में अजीब सी खुशी का अनुभव कर रही थी और बोली कि विहान, क्या ये सब सच है? मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। विहान ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला कि ये सपना नहीं, वास्तविकता है। नताशा, और अब इस वास्तविकता में तुम कोई डरी सहमी अनाथ नहीं बल्कि विहान मेहता की पत्नी हो। मैं चाहता हूँ अब तुम्हारा वो पूरा रूप हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तुम अब सिर उठाकर जियोगी और पूरे घर पर तुम्हारा शासन होगा। नताशा बोली, विहान, ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं तो किसी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकती, मुझे तो डर लगता है। विहान ने कहा, यही तो मैं समाप्त करना चाहता हूँ, तुम्हारा डर। तुम मेरी धड़कन हो। विहान मेहता की धड़कन कभी किसी से नहीं डरती। आज के बाद इस हवेली का हर निर्णय तुम करोगी और मैं देखूंगा कौन तुम्हारी बात काटने का दुस्साहस करता है। नताशा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए। सुबह विहान मेहता नताशा को लेकर नीचे बैठक में आया तो जानकी देवी और पलक नाश्ते की मेज पर बैठी थी। दादी जी भी वहां उपस्थित थी। विहान ने नताशा को कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके साथ खड़ा हो गया और बोला कि दादी जी, मम्मी, आज मैंने एक निर्णय लिया है और मैं चाहता हूँ कि घर का हर सदस्य उस पर अमल करे। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बोलो बेटा, क्या निर्णय किया है तुमने? विहान ने जेब से हवेली और अपनी सारी संपत्ति के मुख्य चाबी निकाली और सबके सामने नताशा के हाथ पर रख दी और बोला कि दादी जी, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद इस हवेली के तमाम मामलों का हिसाब किताब और हर छोटा बड़ा निर्णय मेरी पत्नी नताशा करेगी। इस घर में अब वही होगा जो नताशा चाहेगी। नताशा के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से चाबियां वापस करनी चाहिए और बोली कि विहान, मैं ये सब नहीं संभाल सकती। अब मुझ पर इतना बड़ा बोझ मत डाले। विहान ने सख्ती से उसके दोनों हाथ थाम लिए और बोला कि मैंने कहा ना कि तुम कर सकती हो और तुम करोगी। जानकी देवी ने खुशी से आगे बढ़कर नताशा के सिर पर हाथ रखा और बोली कि विहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। नताशा बेटा, समय आ गया है, तुम अपने संकोच से बाहर निकलो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कब तक डरी हुई लड़की बनकर रहोगी? पलक ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ भाभी जी,
अब तो आपको अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा, वरना भैया तो वैसे भी गुस्से की तेज हैं, आपको इन्हें भी तो नियंत्रण करना है। पलक की बात पर सब हंस पड़े, जिसे नताशा की आंखों में एक नई चमक और आत्मविश्वास आ गया। नाश्ते के बाद विहान मेहता तैयार होकर कार्यालय जाने लगा तो नताशा उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई। विहान ने मुड़कर उसे देखा। वह गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। विहान ने शरारत से उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। नताशा की सांसें रुकी और वह धीरे से बोली, कोई आ जाएगा। विहान बोला कि कोई आ जाए तो आने दो, मेरी पत्नी हो तुम, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। विहान ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया कि आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊंगा। और हाँ, आज तुमने रसोई का कोई काम नहीं करना है। नौकरों को आदेश देना सीखो, वरना मैं वापस आकर तुम पर गुस्सा करूंगा। नताशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली कि ठीक है विहान, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब आप कार्यालय जाएं, देर हो रही है। विहान ने जाते जाते उसके गाल पर हल्का सा प्यार किया और बोला, अपना ध्यान रखना मेरी जान। दोपहर के समय नताशा ने रसोई का चक्कर लगाया तो वहां का मुख्य नौकर रामदीन काका किसी छोटी नौकरानी पर गुस्सा कर रहा था। पुरानी नताशा होती तो वहां से डरकर वापस आ जाती, लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास से अंदर दाखिल हुई। बोली कि रामदीन काका, ये क्या तरीका है। नताशा की आवाज में वो प्रभाव था जिसे रामदीन काका घबराकर पीछे हटे और बोले कि बहू, ये कामचोर है, कल के बर्तन इसने अभी तक नहीं धोए हैं। नताशा ने सख्ती से उत्तर दिया कि काम ना करने पर आप उसे शांति से भी समझा सकते हैं, और अगर ज्यादा समस्या है तो मुझसे बात करें। आज के बाद इस घर में कोई किसी पर नहीं चिल्लाएगा, समझे आप। रामदीन काका ने जल्दी से सिर झुका लिया और बोले कि जी बहू जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। नताशा वहां से वापस आई तो जानकी देवी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर नताशा की नजर उतारी और बोली, मेरी शेर बच्ची, मुझे खुशी है कि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर चुकी हो। नताशा मुस्कुराई और बोली कि मम्मी, विहान ने मुझे आभास दिलाया है कि मैं अकेली नहीं हूँ, और जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। शाम को हवेली में कुछ अतिथि आ गए जो दादी जी से मिलने आए थे। पहले नताशा अतिथियों को देखकर रसोई में छुप जाती थी और सिर्फ चाय लेकर बाहर आती थी, लेकिन आज जब अतिथियों ने दादी जी से नताशा के बारे में पूछा तो नताशा खुद पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठक में आई। उसने अतिथियों से बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की और नौकरों से चाय और जलपान लाने का आदेश दिया। नौकर भी हैरान थे, ये वही नताशा बहू जी है जो कल तक खुद उनके साथ रसोई में काम करती थी। अतिथियों के सामने नताशा के मजबूत व्यक्तित्व को देखकर दादी जी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए और दादी जी ने मन ही मन में विहान को बहुत आशीर्वाद दिया। अतिथियों के जाने के बाद पलक दौड़ती हुई नताशा के पास आई और उसे गले लगा लिया और बोली, वाह भाभी जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। आपका ढंग देखकर तो मुझे विहान जी याद आ गए। आप तो बिल्कुल उनकी तरह प्रभाव झाड़ रही थी। नताशा ने खिलखिलाकर हंसते हुए उत्तर दिया कि जब पति विहान मेहता जैसा हो तो पत्नी को भी तो वैसा ही मजबूत होना चाहिए ना पलक। रात को विहान मेहता वापस आया तो वह नताशा को देखकर हैरान रह गया। नताशा ने काले रंगी एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसने नताशा को ऊपर से नीचे तक देखा, बोला कि तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो कि मेरा मन कर रहा है तुम्हें कहीं बाहर ले जाने के स्थान पर इसी कमरे में बंद कर लूं। विहान ने उसके दोनों हाथ चूमे। नताशा बोली कि आपको मुझे बंद करने की आवश्यकता नहीं है विहान मेहता, मैं खुद आपके बंधन में हमेशा रहना चाहती हूँ। विहान मेहता ने एकदम से नताशा को बाहों में भर लिया और उसे बिस्तर पर गिराकर खुद उसके ऊपर झुक गया और बोला कि तुमने आज वास्तव में मुझे पागल कर दिया है नताशा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नताशा ने हंसते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और आज उस कमरे में कोई डरी हुई नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रेम से भरी हुई पत्नी अपने पति की तीव्रताओं को पूरे अधिकार और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर रही थी, जिसने उनकी इस खूबसूरत कहानी को एक अत्यधिक सुंदर और लाजवाब मोड़ पर पहुंचा दिया था। कहानी कैसी लगी, टिप्पणी भाग में अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दीजिएगा। अगर आपको आज की प्रेम कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय भी कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि हमें पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है।